चलिए नमस्कार सबको। डिस्कशन नंबर या सीट नंबर कह सकते हैं 82 और सभी वर्ग के लिए है। तो सीट नंबर 82 का पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था। सोच करके आपको जवाब देना है। आपके सामने ऑप्शन बहुत सारे हैं, ठीक है। कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था। भारत के दो भागों में विभाजित किया जाएगा। हाँ, प्रावधान इस समय लॉर्ड माउंटबेटन के माध्यम से द ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट के द्वारा भारत और पाकिस्तान को दो भागों में बांटा गया था। यही आंसर हमारा सही होगा। सभी रियासतें ब्रिटिश शासन पर निर्भर रहेगी। ये 1947 नहीं बल्कि पहले से ही था। भारत ब्रिटेन का एक हिस्सा बन जाएगा, ये भी पहले से था। 1947 का ही कहानी नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान में किए गए हैं, मतलब किस अनुसूची में जितने भी केंद्रीय मंत्री पद की शपथ है, शपथ से संबंधित कौन सा अनुसूची है। भारत के संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूची में से तीसरा अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है, तो शपथ से संबंधित है। पांचवी अनुसूची की बात करें तो अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से संबंधित है। और दूसरा जो है वो वेतन से संबंधित है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मंत्री नहीं है। कैबिनेट मंत्री का मतलब होता है वैसा मंत्रालय का सिस्टम जो प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द रहते हो और जो स्वतंत्र प्रभार चलाने में सक्षम हो, जैसे विदेश मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री भी इसी में आते हैं। तो इसका जो जवाब होगा, कैबिनेट मंत्री नहीं है पूछा था तो ये दोनों कैबिनेट मंत्री हैं। नहीं है में जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री। रक्षा मंत्री खाली होता या रक्षा मंत्रालय होता तो हम इसको मान सकते थे, लेकिन रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री जो दिया हुआ है वो कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत नहीं आते हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रबंधन किसके अधीन है। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं, कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। देखते हैं कि परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रबंधन किसके अधीन है, बताइएगा। परमाणु ऊर्जा विभाग का प्रबंध किसके अधीन है। बिल्कुल पीएम का, सुनील का सही जवाब है छोटे भाई का, कि सर जो है प्रधानमंत्री के अधीन या प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन जो है परमाणु ऊर्जा विभाग आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कि कानून के समक्ष समानता। तो क्वेश्चन कहता है कि जो कानून के समक्ष समानता है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से। GN8 कहते हैं। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बाबू। आज हमारा तबीयत ठीक नहीं है फीवर के वजह से, तो सुबह में क्लास भी मेरा ऑफलाइन का नहीं चला, लेकिन दवा खाने के बाद कुछ ठीक मेरा तबीयत हुआ है। इधर हम थोड़ा सा 1 आध सप्ताह से ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं रहने की वजह से अनबैलेंस हो रहे हैं। चलिए जवाब दीजिए इसका क्या होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ जो है कहां से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यूएसए नहीं, ब्रिटेन होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। किस किस चीज का विकेंद्रीकरण किया गया। आपको हम पहले इसके बारे में बेसिक जानकारी दे दें कि 73वां संविधान संशोधन जो है वो 1992 में हुआ था और इसमें 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और इस 11वीं अनुसूची में एक बात याद रखना है प्यारे, कि 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया था। पंचायती राज्य व्यवस्था को रखा गया था।
तो कहता है कि जो 73वां संशोधन है उस किसका किसका विकेंद्रीकरण किया गया, तो निर्णय लेने की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया, पूर्ण व्यवस्था का भी विकेंद्रीकरण किया गया, न्यायिक शक्तियों का नहीं किया गया, फिर प्रशासनिक शक्तियों का किया गया। तो याद रखना है कि इन चीजों का 73वां संविधान संशोधन में विकेंद्रीकरण किया गया था। पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर इसका आंसर में क्या होना चाहिए, तो सी होना चाहिए। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। राज्यसभा आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा में कौन भाग लेते हैं। तो राज्यसभा का चुनाव जो होता है नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य। प्रतिनिधित्व में शामिल अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य। हाँ, राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और नागरिक चुन के भेजते हैं, वही जाकर उनको वोट देते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। तो ए गलत होगा, बी और सी सही है। नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य जो होते हैं वो प्रतिनिधित्व में शामिल नहीं होते हैं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जो नागरिक चुन के भेजते हैं वो इसमें वोट देते हैं। तो इसका जो आंसर होगा बी और सी दोनों सही है। तो जब दो ऑप्शन सही होगा तो इस कंडीशन में हम ऑप्शन किसके साथ जाएंगे, डी के साथ जाएंगे, एक से अधिक। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है किसका किसका संबंध, चलिए किसका किसका होगा। अपीलीय क्षेत्राधिकार का होगा, क्योंकि अपील करने वाला, अपील सबसे ज्यादा सर्वोच्च न्यायालय में ही यहां ही किया जाता है। मूल क्षेत्राधिकार भी आएगा और कॉलेजियम प्रणाली भी आएगा। इसके अंतर्गत न्यायाधीश की नियुक्ति और स्थानांतरण की बात की जाती है कॉलेजियम में। इसके अंतर्गत न्यायाधीश की नियुक्ति तथा स्थानांतरण की बात की जाती है। ठीक है, तो कॉलेजियम प्रणाली, तो सब इसका आंसर सही है। तो इस कंडीशन में इसका आंसर हम डी के साथ जाएंगे। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। इनमें से किसका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष चुनाव विधानसभा के सदस्य का होता है सिर्फ, उपराष्ट्रपति का भी अप्रत्यक्ष होता है, राज्यसभा का भी अप्रत्यक्ष होता है। सिंपल सा क्वेश्चन था। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन साधारणतः जो होता है वो बड़े कस्बों के प्रशासन के लिए स्थापित किया जाता है। इसको भी आपको याद रखना होगा, ये बेसिक क्वेश्चन है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन साधारणतः बड़े कस्बों के प्रशासन के लिए स्थापित किया जाता है। ठीक है, असत्य कथन को पहचानना है, मतलब इसमें गलत कौन है। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 1951 में आयोजित किया गया था, बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में चुनाव के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों के नाम वाले मत पत्रों का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। 1990 के दशक के अंत से इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन द्वारा मत पत्रों का व्यवस्था किया गया है, हाँ भी सही है। यानी कि इसमें सबके सब सही है, असत्य तो कोई है ही नहीं, इसलिए इसका जो जवाब होगा वो ई हो जाएगा। यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब उपयुक्त में से कोई भी गलत नहीं है। आपसे असत्य पूछा है ना, तो कोई भी गलत नहीं है, क्यों, सब के सब सही हैं। इनमें से कौन संविधान सभा में उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष की अगर बात करें, संविधान सभा के हम प्रथम उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो H.C. मुखर्जी थे। कौन थे, H.C. मुखर्जी, याद रखिएगा। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, H.C. मुखर्जी थे। और कमेंट में जवाब दीजिएगा संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। निम्नलिखित में से किसका संबंध राज्य चुनाव आयोग से है। तो राज्य चुनाव आयोग से है 73वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि राज्य चुनाव आयोग का संबंध किस संविधान संशोधन से है, तो 73वां संविधान संशोधन से है। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है, तो वित्त आयोग से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये आर्टिकल आपको याद रखना है, जैसे हमको भी याद था।
आपको भी याद रखना है। संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा किया गया है 315 अनुच्छेद में। ये वाला इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। वित्त आयोग से क्या एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? बिल्कुल हाँ, किया जा सकता है। तो एकदम इजी क्वेश्चन था, बउआ वाला क्वेश्चन है। किस देश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली लागू किया गया है? चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे। किस देश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट? देखो, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली का मतलब होता है कि जो व्यक्ति जितना वोट लाएगा वही उसी की जीत हासिल होगी। चुनाव में ही होता है ना, जो कैंडिडेट जितना वोट लाता है वही कैंडिडेट जीत जाता है। तो कहता है कि किस देश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है। तो देखो, ये प्रणाली जो है भारत में है, यूके में भी है, कनाडा में भी है, भारत में भी है, यूएसए में भी है, यूएसए में भी है, अमेरिका में भी है। याद रखिएगा, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली यूएसए में है, कनाडा में है, यूनाइटेड किंगडम में है और भारत में है। इस कंडीशन में इसका जवाब क्या होना चाहिए? उपयुक्त में से एक से अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उपयुक्त में से एक से अधिक जवाब होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसका संबंध परमादेश से है? ठीक है, देखो, परमादेश का मतलब होता है कि कोई भी कर्मचारी या कोई भी अधिकारी अगर अपने ऑफिस में अपने कार्य का निर्वहन अच्छे से नहीं करता है तो न्यायालय उसको फटकार लगाती है, उसको याद दिलाती है कि आपको अपने कार्य को पूरा बढ़िया से करना है। उसको हम परमादेश कहते हैं, एक प्रकार का रीट होता है। तो न्यायालय यह देखता है कि कोई पदाधिकारी, हाँ वही बात है, कोई पदाधिकारी अपना विधिक कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है और किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है, तो उस कंडीशन में उस पर रीट जारी होता है और उसी रीट को हम कहते हैं परमादेश। क्लियर है? याद रखना पड़ता है। जिसे हम बना दिए तो हमको भी याद था, हम भी पढ़ते गए तो आप मेरे से बेहतर आप करोगे, हमें पता है कि आप मेरे से बेहतर करोगे। आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आप बनाते बनाते ना देखना मेरे से बेहतर आप करने लगोगे। क्या? क्योंकि आपको सब धीरे धीरे याद होने लगेगा। ठीक है, इसका जवाब यही होगा। संघ सूची के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सबसे पहली बात कि संघ सूची के बारे में थोड़ा समझते हैं। संघ सूची में पहले जो है 97 विषय थे, लेकिन अब इसमें 100 विषय है। ये पॉइंट समझना है, ठीक है। संघ सूची में क्या क्या आ सकता है? जैसे विदेश मामले, विदेश मामला जो है वो संघ सूची में आता है। संघ सूची कहते किसको है? वैसे सूची, वैसा लिस्ट जिस पर कानून संघ सरकार बनाता है और उसका टैक्स भी वही वसूलता है, विदेश मामला हो गया। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, रेडियो होगा, टेलीविजन होगा, है ना। इसके बाद क्या होगा? बैंकिंग होगा, शेयर मार्केट होगा, गर्मी लग रहा है यार, बीमा, शेयर मार्केट, और क्या हो सकता है? रेलवे, और क्या हो सकता है? जनगणना, बहुत सारी चीजें होंगी। तो कहता है कि कौन सा असत्य है। चलिए, संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, बिल्कुल सही है। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की आवश्यकता है, इसी कारण इस विषय को संघ सूची में डाला जाता है, ये भी बात सही है। पूरे देश में इन सब मामलों में एक ही प्रकार की नीति चलती है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है, बिल्कुल अभी बताया आपको, ये भी ठीक है।
तो कहता है कौन असत्य है, तो भाई सब सत्य है, असत्य तो एक भी नहीं है, सारा का सारा पॉइंट हमारा सही निकला। इस कंडीशन में आंसर हम देंगे ऑप्शन नंबर ई, यानी कि कोई भी गलत नहीं है, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से किस सिद्धांतकार ने लोकतंत्र शब्द को बहुतंत्र शब्द से स्थानांतरण करना चाहा? चलिए, किसने, ये याद रखना है। कौन व्यक्ति थे जो लोकतंत्र शब्द को हटा करके और बहुतंत्र शब्द को जोड़ना चाहते थे? उनका नाम था रॉबर्ट डहल। क्या नाम था उनका? उनका नाम था रॉबर्ट डहल, याद रखिएगा। अब ये सब देखो, ये सब यार एक बार में नहीं होगा भाई। अगर हमको भी याद है या हम देखते हैं बार बार प्रैक्टिस करते करते, टीचर का मतलब भगवान थोड़ी ना होता है, आप लोग को लगता है। हम थोड़ा सच्चाई बोलना चाहते हैं, जितना अच्छा प्रैक्टिस कीजिएगा ना, मेरे से बेहतर कर जाइएगा। देखो, आपको याद है तो क्वेश्चन आप फटाक फटाक बना लीजिएगा। तो प्रैक्टिस इसीलिए किया जाता है कि बनाते बनाते आदमी को याद हो जाता है ना। तो इस बात को याद रखिएगा कि लोकतंत्र शब्द को किसने बहुतंत्र से स्थानपत्र करना चाहा था? तो उस व्यक्ति का नाम क्या था? रॉबर्ट डहल था। सर, क्वेश्चन नंबर 17 का सी ऑप्शन भी देखा जाए। अच्छा, 17 का सी देखते हैं। नहीं, न्यायालय इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। ठीक है प्यारे, न्यायालय यह आदेश देता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने उपस्थित किया जाए। छोटे भाई, इस प्रक्रिया को हम बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन हमारा परमादेश पूछा था, इसलिए हमने यहां टिक लगा दिया। ठीक है, सुख प्रकाश साहू, कोई दिक्कत प्यारे? आगे बढ़ते हैं। आइए, कहता है कि संविधान 103वां संशोधन अधिनियम हुआ था 2019 द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया था? तो देखिए, इसमें अनुच्छेद 15 और 16 में चेंजिंग किया गया था। हालांकि इतना डीपली क्वेश्चन तो आपको नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए। जैसे आपसे पूछेगा कि 104 संविधान संशोधन में क्या हुआ था, या पूछेगा 102 में क्या हुआ था, है ना, या पूछेगा 103 में क्या हुआ था। तो ऐसे करके 104 वाला तो आप लोग को याद होगा, एंग्लो इंडियन वाला मामला है। आपसे 103 वाला पूछ दिया है, तो 103 वाला में क्या हुआ था कि अनुच्छेद 15 का 6 और अनुच्छेद 16 का 6 ये जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा, 103वां संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों को संशोधित किया गया था? तो अनुच्छेद 15 व अनुच्छेद 16। आपको जो आंसर सीट मिला होगा उसमें आंसर दिया है 17 व 18, जो कि गलत आपको दिया हुआ है, इसको सुधार लीजिएगा। 101 में है 1 GST 1। हाँ सर, जीएसटी मैथ में कोई ऑफर है क्या? पीजीटी मैथ में मेरे को नहीं पता प्यारे, वो तो ऑफिस में पता करना होगा आपको फोन करके। 101 में पूजा, 101 में है एक देश एक टैक्स, 1 GST 1 टैक्स। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। पहले बात की, विधि आयोग का गठन जो हुआ था ना, ये 1955 में हुआ था। इसको भी थोड़ा सा आप नोट कर लेंगे। ये जो विधि आयोग है ना, इस विधि आयोग का जो गठन है ना प्यारे, इसका गठन जो था ना, ये 1955 में हुआ था। और स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष जो थे, श्री MC सीतलवाड़ थे। कौन थे? श्री MC सीतलवाड़ थे। इस बात को याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? अब देखो, इसको याद कैसे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लो महालेखा परीक्षक है, महालेखा परीक्षक है, मान लो हम लोग लिखते हैं तो हम लोग लेखक हैं, और किसी के नाम के आगे लगा हुआ है महालेखक। हम लोग को भगवान ने 2 हाथ दिया है। अब कहावत सुने होंगे कि ब्रह्मा जी का लिखा हुआ कोई टाल नहीं सकता है।
ब्रह्मा जी का 4 हाथ है, इसलिए उनको महालेखक कहते हैं। क्या बोलते हैं? महालेखक कहते हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसका 4 गो हाथ है, 8 को समझेंगे हाथ, तो महालेखक परीक्षा याद रखने का तरीका हुआ कि महालेखक किसको कहते हैं? हम लोग लेखक हैं, चूंकि हम लोग के पास 2 हाथ है, लेकिन एक व्यक्ति जो महालेखक है मतलब 4 गो हाथ होगा। तो ब्रह्मा जी का फोटो देखिएगा गूगल पे सर्च मार के, तो उनका 4 हाथ है। लोग आम भाषा में कहते हैं कि ब्रह्मा जी का लिखा हुआ कोई टाल नहीं सकता है, यानी कि एक व्यक्ति जिनका 4 हाथ है उसको महालेखक कहेंगे। तो अनुच्छेद 148 याद ऐसे भी आप रख सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? चलिए आपको हम 5 सेकंड का टाइम देते हैं, जवाब देंगे। कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? तेईस का ए। बहुत लोगों का जवाब आ रहा है कि सर 23 का ए होगा। ठीक है, देखते हैं विशेषाधिकार नहीं है पे आते हैं। पूर्ण विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी। वित्तीय विधेयक की वापसी कभी नहीं होती है, याद रखिएगा। ठीक है, पूर्ण विचार के लिए एक विधायी विधेयक की वापसी। विधायी मतलब होता है कानून। हो सकता है कि राष्ट्रपति के पास कानून गया हो, उसको पूर्ण विचार के लिए वापस कर सकता है, पर वित्तीय के लिए नहीं, बजट के लिए नहीं। बजट को वापस नहीं किया जाता है, यही वाला विशेषाधिकार नहीं है। कानून की अदालतों द्वारा दोषी ठहराए गए लोगों को क्षमा प्रदान करना। अगर क्षमा प्रदान कर दिया गया है तो इस पर भी पूर्ण विचार किया जा सकता है। क्लियर है? लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है? अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए और इस प्रश्न का जवाब दीजिए। अपने बुद्धि का प्रयोग करिए और इस प्रश्न का जवाब दीजिए। चौबीस का बी नहीं, लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है। आज के बाद से याद रखिएगा। लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में या नियंत्रण में आता है। क्लियर है? खाली स्थान 1949 में भारत का हिस्सा बना था। भारत का हिस्सा बना था कब? ये आपसे पूछा जा रहा है। 15 अक्टूबर को बना था 1949 में मणिपुर। 15 अक्टूबर 1949 को मणिपुर जो था भारत का हिस्सा बना था। इस बात को याद रखिएगा। 1949 में भारत का हिस्सा मणिपुर बना था, लेकिन पुनर्गठन इसका कब किया गया था? तो 1972 में किया गया था। कब किया गया था? 1972 में किया गया था। मेघालय का भी पुनर्गठन 1972 में किया गया था। सिक्किम का 1975 में किया गया था। 22वां राज्य का दर्जा इसको दिया गया था। समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, राजनीतिक प्रशिक्षण देना, यानी कि सारे के सारे पॉइंट जो है वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लक्षण हैं। सारे के सारे जो हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम के क्या हैं? तो लक्षण है। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। जवाब देंगे। सर प्लेटफॉर्म का सेट लेकर के ऑफलाइन बनाते हैं, उससे अलग क्वेश्चन रहता है ऑनलाइन में। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि ऑनलाइन का क्वेश्चन अलग और ऑफलाइन का क्वेश्चन अलग। तो ऐसा तो होता नहीं होगा। फिलहाल अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो हम पूछेंगे, देखते हैं क्या होता है। चलिए, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? देखिए, स्वायत्तता विकेंद्रीकरण का है। स्वायत्तता का मतलब होता है स्वयं पर निर्भर रहना। लोक सहभागिता भी है, यानी कि हमारे
देश में लोगों की सहभागिता हर चीज में है, चाहे चुनाव की बात हो या किसी भी बात हो। स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ये गलत है। और नहीं ही वाला पूछा था तो नहीं ही वाला टिक लगाएंगे। स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को जगाना चाहिए ना, तब ना वो विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट हुआ या विकेंद्रीकरण का गुण हुआ। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? ताकत का बंटवारा करना केंद्र से राज्य की ओर। तो स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को जगाना ये विकेंद्रीकरण का लक्षण है, लेकिन नहीं पूछा था तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? संसदीय व्यवस्था के विषय में देखो, इसको समझने के लिए एक बात हमेशा आप समझना, एक होता है कार्यपालिका, एक होता है विधायिका और एक होता है न्यायपालिका। विधायिका जो है एक कानून बनाता है, ये क्या करता है? ये कानून बनाता है। और कानून बनाने का काम कौन करता है? संसद। संसद में दो सिस्टम है, राज्यसभा और लोकसभा। ये राज्यसभा और लोकसभा मिलकर के कानून बनाते हैं। अब इसी को विधायिका कहते हैं। विधायिका का मतलब होता है जो कि कानून बनाता हो, ठीक है। कार्यपालिका का मतलब होता है कि विधायिका के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं उसको क्रियान्वित करना। कार्यपालिका में राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, मंत्रिपरिषद इत्यादि, ऐसे ऐसे और आते हैं। न्यायपालिका में अगर केंद्र सरकार की बात करेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय आता है। अब बात को समझते हैं। कहता है सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह होता है, ये गलत है। विधायिका किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। कार्यपालिका जो होता है, एक बात याद रखिएगा नोट करके, कि कार्यपालिका जो होता है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ये गलत हो गया, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होता है, तो उल्टा हो गया। विधायिका कार्यपालिका के प्रति नहीं बल्कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं? नहीं, विधायिका और कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र नहीं है, बल्कि दोनों में एक पारस्परिक संबंध है। विधायिका के द्वारा पास किए गए कानून को कार्यपालिका क्रियान्वित करता है। ये भी हमारा गलत हो गया। यानी कि जब भी ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, एक ही बात याद रखिएगा कि कार्यपालिका जो होता है वो विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से कोई भी सही जवाब नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? सबसे पहले आता है मुख्य चुनाव आयुक्त, तब आता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तब आता है यूपीएससी का अध्यक्ष। याद रखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त पहले आएगा इस ऑप्शन के हिसाब से। भारत की संचित निधि जिसकी चर्चा अनुच्छेद 266 में है, से भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा किया जा सकता है? चलिए जल्दी से जवाब देंगे। संचित निधि अभी 2-3 दिन पहले ही क्वेश्चन आया था। संचित निधि से भुगतान जो है भारतीय संसद के अनुमोदन द्वारा किया जाता है, बल्कि इसके बाद अगर यहीं पे रहता आकस्मिक निधि, अगर यहां पे आकस्मिक निधि रहता तब राष्ट्रपति हो जाता। संचित निधि की अगर हम बात करें तो इसकी जो चर्चा है अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 266 में है। संचित निधि से भुगतान करना है तो अनुमोदन चाहिए भारतीय संसद का। भारत के कितने राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो 6 हम ट्रिक भी बताए थे कि तुम कब आओगी, तुम कब आओगी। 6 ऐसे राज्य हैं जिसमें से त से होता है तेलंगाना, म से होता है
महाराष्ट्र। क से होता है कर्नाटक। ब से अपना बिहार। अ से आंध्र प्रदेश। गी से कुछ नहीं और ऊ से हो जाएगा यूपी यानी उत्तर प्रदेश। ये 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे द्विसदीय विधानमंडल है, यानी कि ये सब विधान पारिषद कहलाता है। क्या कहलाता है? ये सब विधान पारिषद, 6 विधान पारिषद है, याद रखिएगा। क्लियर है? भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार विधान पारिषद में धन विधेयक पेश नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 198 के तहत विधान पारिषद में धन विधेयक पेश नहीं किया जाएगा। तो कहां किया जाएगा? तो धन विधेयक विधान सभा में पेश किया जाता है। जब राज्य की बात आता है, केंद्र की बात जब आता है, तब धन विधेयक कहां पेश किया जाता है? तब धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। लेखा अनुदान बना है। लेखा अनुदान क्यों बना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो लेखा अनुदान जो है ना, वो बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, अगर मान लो कि बजट पारित होने में समय लग रहा है, बजट निकलने में अगर टाइम है, तो उस समय पैसे की जरूरत होती है, तो लेखा अनुदान बनाया गया है उसके लिए। इस बात को भी आपको याद रखना होगा कि लेखा अनुदान क्यों बनाया गया है। तो जब बजट पारित लंबित होता है, यानी कि बजट पारित होने में समय रहता है, होने के कारण निधि आवंटन हेतु अगर पैसे की जरूरत है, तो उसके लिए लेखा अनुदान बनाया गया है। इसको याद रखिए, एकदम बेसिकली याद करते चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक पद नहीं है? सॉलिसिटर जनरल, ये एक संवैधानिक पद नहीं है। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 148 में अभी थोड़ा देर पहले पढ़ाई थी, संवैधानिक पद। अटॉर्नी जनरल भी है संवैधानिक पद, लेकिन सॉलिसिटर जनरल जो है एक प्रकार का संवैधानिक पद नहीं है। इसको याद रखिएगा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। भारत का सबसे बड़ा दूसरा कानूनी अधिकारी इसको कहा जाता है। एक प्रकार का संवैधानिक पद इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी शुरुआत बाद में हुई, संविधान बनने के बाद हुई। कार्यपालिका को नियंत्रित करने संबंधी निम्नलिखित में कौन सा अधिकार केवल विधानसभा को है? कौन सा अधिकार केवल जो है वो विधानसभा को? एसी बंद करना है? नहीं, एसी चालू है। चलिए, कार्यपालिका को नियंत्रित करने संबंधी निम्नलिखित में कौन सा अधिकार केवल विधानसभा को है? मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं, ये केवल विधानसभा को नहीं है। प्रस्ताव पारित करने का अधिकार, मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करने का अधिकार जो है वो केवल किसके पास है? तो विधानसभा के पास है। इसको याद रखिएगा। क्लियर है? जिला जज के क्या दायित्व है? जिला जज के क्या दायित्व है? जिला जज के क्या दायित्व है? 2, अधीनस्थ दीवानी अदालतों की देखरेख। दीवानी का मतलब क्या होता है? जहां किसी संपत्ति या अधिकार से जुड़ा हुआ विवाद होता है उसको दीवानी कहते हैं। तो जिला जज, आपके जिला में भी जज बैठते होंगे, तो अधीनस्थ दीवानी अदालत की देखरेख करते हैं। जब भी जमीनों में से जुड़ा हुआ मामला वो देखते हैं। अन्य न्यायाधीशों के बीच कार्य का बंटवारा करते हैं। अधीनस्थ न्यायाधीशों के निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई करते हैं। तो सारे काम जो होता है वो जिला जज करता है। लोकतंत्र की बहाली के लिए नेपाल के दलों में गठबंधन के द्वारा कब से आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो किया गया था 6 अप्रैल 2006 से। आंदोलन का प्रारंभ किया गया था 6 अप्रैल 2006 से किया गया था।
लोकतंत्र शासन की सबसे अच्छी व्यवस्था क्यों है? चलिए 5 सेकंड का टाइम देते हैं और आपको इसका जवाब बताना है। चलिए 38 क्वेश्चन नंबर। बनाए 38 का डी 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 डी। वाह, बहुत लोगों का डी है। सही है, सही है भाई। चलिए, लोकतंत्र शासन की सबसे अच्छी व्यवस्था क्यों है? इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में भाग लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। इनमें शासन के अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में होती है, भैया ये भी ठीक है। इनमें विधि के शासन की स्थापना होता है और नागरिक अधिकारों की गारंटी होती है। मतलब कहा जाता है कि जनता ही इसमें सब कुछ होती है। तो इस कंडीशन में सारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर हम लोग डी के साथ जाएंगे। पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना के निर्वाचित राष्ट्रपति एक क्रुमा को हटाकर किस वर्ष वहां सैनिक शासन की स्थापना हुई? ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। इंडिया का पॉलिटी तो आप ठीक से याद ही नहीं रखते हैं, तो विश्व का कहां से रखिएगा। प्रयास करिएगा ऐसे ऐसे प्रश्न जो कुछ आएंगे उसको याद रखने का। तो यह था 1966। कब था? 1966। H.G. वेल्स ने लोकतंत्र की आलोचना क्या कहकर की है? बताइए। एक कथन है, H.G. वेल्स ने लोकतंत्र की आलोचना की है, तो क्या कहकर की है? आलोचना की है लेकिन क्या कह के की है? बताइए। देखो, H.G. वेल्स ने लोकतंत्र की आलोचना किया है यह कह करके कि लोकतंत्र जो है वो बुद्धिहीनों एवं अज्ञानियों का शासन है। अब बताओ, हमारे देश में लोकतंत्र है तो क्या हम लोग अज्ञानी हैं? इनको याद रखिएगा। H.G. वेल्स हैं, कहते हैं कि जिस जो लोकतंत्र देश है वहां सब अज्ञानी लोग रहता है, बुद्धिहीन लोग रहता है। चलिए, आज थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं। क्वेश्चन ये है, आपको देना है जवाब। आप पढ़े होंगे संघ सूची, राज सूची, सॉन्ग इसमें आता है, समवर्ती सूची। इसमें आपको बताना है और जल्दी जल्दी तेजी से बताना है। हम नाम लेंगे और आपको बताना है कि किस सूची का ये भाग है। ठीक है, आपको बताना है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर संघ सूची में आता है कि राज सूची में आता है? न्यूज़पेपर संघ सूची का विषय है कि राज सूची का विषय है? न्यूज़पेपर संघ सूची का है कि राज सूची का है? चंदा देवी कहती है राज सूची का, आशुतोष कहते हैं कि राज सूची का विषय है। और लोग बताइए, न्यूज़पेपर संघ सूची का है, राज सूची का है या समवर्ती सूची का है? राज सूची। तन्नुश्री भी कहती है कि सर राज सूची का होगा। आशुतोष जी बदल गए, यार पहले तो आपने राज सूची कहा और फिर आप कह रहे हो समवर्ती सूची होगा। हाँ, पूजा का भी ठीक है, समवर्ती सूची ही होगा। न्यूज़पेपर जो है उस समवर्ती सूची का विषय है। चलिए, जनगणना, ये तो अभी थोड़ा देर पहले आपको हम पढ़ाए थे। आपको बताना है विवाह जो है, विवाह वो किस सूची के अंतर्गत आता है? विवाह जो है
किस सूची के अंतर्गत आता है? विवाह किस सूची के अंतर्गत आता है, बताएंगे। विवाह फिर कहते हैं आशुतोष की राज सूची के अंतर्गत आता है, फिर बदलिएगा नहीं। सुनील कहते हैं समवर्ती सूची का, बिल्कुल बिल्कुल सुनील का सही है। विवाह बिल्कुल समवर्ती सूची में आता है, पूजा का भी सही है। विवाह जो है, यह जो है इसमें आता है तो समवर्ती सूची में। अब बताना है आपको शिक्षा जो है, एजुकेशन, वो किस सूची में आता है? शिक्षा किस सूची में आता है, बताएंगे। किस सूची में आता है? शिक्षा भी समवर्ती सूची में आता है, बिल्कुल। पूजा का ठीक है, आशुतोषी का भी ठीक है, बहुत लोगों का ठीक है। अच्छा, आपको बताना है, हाँ निकाल दो। आपको बताना है कि शेयर मार्केट जो है, शेयर मार्केट जो है वो किस सूची का विषय है? शेयर मार्केट जो है किस सूची का विषय है? शेयर मार्केट, शेयर मार्केट किस सूची का विषय है? हाँ, आधा गिलास पानी। बस बस बस, जल्दी से कमेंट करेंगे और बताइए सब लोग। शेयर संघ सूची का विषय है। पूजा को लगता है सब याद है, सब सही बता रही है पूजा। बहुत सारे ऐसे छोटे भाई बहन है जो सब बहुत, सुनील का भी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। चलिए, अब आपको बताना है वन जो है, वन यानी जंगल, किस सूची का विषय है? इसमें सर्फ वगैरह नहीं ना मिलावल रहता है, लास्ट में लगा कि सर्फ जैसा कुछ है। वैसा ही कुछ हमको फील हुआ। बताइए वन किसका है? चलिए, तो आज के लिए फिर मिलते हैं कल। सबको जय हिंद।